नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी दिवांगन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पलवल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में ईएमयू ट्रेन के ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हरियाणा के पलवल में दो ट्रेनों की टक्कर हुई। यह टक्कर गाजियाबाद से पलवल जा रही ईएमयू और हरिद्वार एक्सप्रेस के आपस में टकराने से हुई। इस हादसे में ईएमयू के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि हरिद्वार एक्सप्रेस का गार्ड गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा दो सवारियों के भी घायल होने की खबर है। यह हादसा सुबह 8:45 बजे के करीब हुआ और घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि हादसे में पलवल गाजियाबाद ईएमयू के चालक की मौत हो गई तथा ट्रेन का सह चालक और एक्सप्रेस ट्रेन का गार्ड घायल हो गया। उन्होंने कहा, आज सुबह कोहरा था और ईएमयू का चालक संभवतः सिग्नल नहीं देख पाया और ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से 19 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक की राहत दे दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस में भूमिका मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर रखी गई है। सोनिया गांधी व राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे जो भी अगली तारीख अभियुक्तों की पेशी की देंगे, उस दिन अभियुक्त पेश होंगे। अदालत ने सिंघवी की अपील को स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर तय कर दी। अदालत से बाहर आने के बाद सिंघवी ने मीडिया से कहा कि हम सभी अभियुक्तों की ओर से अदालत में पेश हुए। हमने माननीय मजिस्ट्रेट से कहा कि सारे अभियुक्त इस केस में अदालत में पेश होने को अत्यंत आतुर है, अतः जल्द पेश होने के लिए इस संबंध में नई तारीख तय की जाए। जिसके बाद अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए कहा कि वह अब इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को दिन के 3 बजे करेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने देश में मुस्लिमों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक की मांग की है। अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए जारी प्रचार अभियान में इस बार धर्म का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। रविवार को जहां राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुसलमान नेताओं से आईएसआईएस के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की, तो अब मुसलमानों की एंट्री को अमेरिका में बैन करने की बात कही गई है। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री को पूरी तरह से बैन करने की अपील की है। हालांकि ट्रंप के इस बयान को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के बाकी दावेदारों ने खारिज कर दिया। ट्रंप की प्रचार मुहिम द्वारा जारी बयान के अनुसार उन्होंने अपील की कि जब तक हमारे देश के प्रतिनिधि यह पता नहीं लगा लेते कि क्या चल रहा है, तब तक अमेरिका में मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया जाए। चीन की राजधानी बीजिंग में पॉपुलेशन को लेकर पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने गुरुवार तक धुंध और पॉल्यूशन का खतरा बरकरार रहने की आशंका जताई है। चीन की राजधानी बीजिंग में बढ़ते भयंकर वायु प्रदूषण पर सोमवार को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सरकार ने गुरुवार तक स्मॉग का खतरा बरकरार रहने की आशंका जताई है। चेतावनी जारी होने के साथ ही अधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने तथा विशेष प्रकार के वाहनों और कारखानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ की खबर के अनुसार बीजिंग ने वायु प्रदूषण संबंधी अलर्ट को नारंगी रंग से बढ़ाकर सर्वाधिक लाल कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ जब राजधानी में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो मंगलवार को सुबह 7 बजे से गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक रहेगा। लीबिया में अमेरिकी हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट का एक शीर्ष नेता मारा गया है। पेंटागन के प्रेस सचिव पीटर कुक ने बताया कि रक्षा विभाग ने इराकी नागरिक और लंबे समय से अल-कायदा का आतंकवादी और लीबिया में शीर्ष आईएसआईएल नेता रहे अबुल नबील उर्फ बिसम नज्म अब्द जायद अल जुबैदी की मौत की पुष्टि की है। कुक ने एक बयान में कहा कि लीबिया में आतंकवादियों के खिलाफ यह पहला अमेरिकी हमला नहीं है। बहरहाल लीबिया में किसी आईएसआईएल नेता के खिलाफ यह पहला अमेरिकी हमला है और आईएसआईएल नेता जहां से भी गतिविधि में शामिल होंगे, अमेरिका उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना कदम उठाते हुए सभी स्कूल अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से स्कूल अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने 10 दिसंबर तक साफ सफाई सुनिश्चित नहीं की तो उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए स्कूल अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने 10 दिसंबर के भीतर साफ सफाई सुनिश्चित नहीं की तो उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि बच्चों को गंदी कक्षाओं में बिठाना पाप है। उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समिति की टीमें और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बाबत समय सीमा पूरी होने के बाद पूरी दिल्ली के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों की साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में 9 दिसंबर तक एक कार्यवाही रिपोर्ट दे। दोषियों के खिलाफ सेवा से निलंबन और विभागीय कार्यवाही जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। विभाग ने एक बयान में कहा, सरकार का मानना है कि बच्चों को गंदी कक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना और उन्हें गंदे मैदानों में खेलते देखकर भी शिथिलता बरतना किसी पाप से कम नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे स्वच्छता अभियान को अपनी आधिकारिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्कूलों से यह भी कहा गया कि वे इस सूचना को विभाग की वेबसाइट के स्वच्छता पेज पर डालें और जरूरत हो तो सफाई कर्मियों की सेवा ली जाए। शिवसेना ने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आजम खान पर निशाना साधा है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि आजम खान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खतरनाक है। शिवसेना ने भारत में अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर आजम के संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की अपील करने पर उनकी कड़ी आलोचना की है। गौर हो कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने यह मांग करते हुए नया विवाद छेड़ा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। उन्होंने संगठन पर दंगे की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। खान ने कहा था कि आरएसएस ने कई दंगों को अंजाम दिया और कई की साजिश रची है। आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक और महिला के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। यहाँ 3 लड़कों ने लड़की के साथ रेप के बाद उसे गोली मारकर कुएं में फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसे गोली मारकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया। घटना के 2 दिन बाद लड़की के मिलने पर पुलिस ने इस अपराध में संदेहास्पद भूमिका को लेकर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपी में से एक गाजियाबाद का रहने वाला है, जबकि अन्य 2 ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तीनों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि नाबालिग को कथित रूप से पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से अगवा किया गया था और करीब 13 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया गया। ग्रेटर नोएडा में एक कमरे में बंधक बनाकर रखी गई लड़की ने जब भागने की कोशिश की, तब एक आरोपी ने उसे गोली मार दी और बाद में उसे गांव के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। माना जाता है कि लड़की को 22 नवंबर को अगवा किया गया था और वह इनमें से एक आरोपी को जानती थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर ट्विटर बम चलाया है। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी है। विज ने इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाना बनाया है। पिछले दिनों एसपी संगीता कालिया के साथ विवाद को लेकर सुर्खियों में आए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर तीखा ट्वीट किया है। अनिल विज ने मंगलवार सुबह ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को राजनीतिक छोड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान खोलने की सलाह दे डाली। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, राहुल गांधी को राजनीति छोड़कर अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल लेनी चाहिए। राहुल एंड वाड्रा प्रॉपर्टी डीलर्स। मालूम हो कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही रॉबर्ट वाड्रा भाजपा नेताओं के निशाने पर है। तमिलनाडु में बारिश के चलते चेन्नई समेत कई जिलों में आई बाढ़ से बर्बाद हुए लोगों की मदद के लिए फिल्म स्टार शाहरुख खान आगे आए हैं। शाहरुख खान ने अपनी कंपनी रेड चिलीज और टीम दिलवाले की ओर से 1 करोड़ रुपए तमिलनाडु के सीएम के पब्लिक रिफिल फंड में जमा कराए हैं। इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु की सीएम जयललिता के नाम एक चिट्ठी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित लोगों के लिए किए जा रहे कार्य सराहनीय है तथा उम्मीद करता हूं कि हमारे अनुदान से राहत कार्य में फायदा होगा। शाहरुख खान ने कहा कि यह अनुदान दिलवाले टीम तथा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओर से है। बता दें कि अब तक चेन्नई बाढ़ संकट के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई दिग्गज हस्तियां बढ़ चढ़कर बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए आगे आई हैं। शिक्षा विभाग ने आउटसोर्सिंग से शिक्षकों की भर्ती को लेकर प्रदेश में घमासान चल रहा था।
कि स्वास्थ्य विभाग ने चुपके से आउटसोर्सिंग के जरिए 750 नर्सों की भर्ती कर दी। सारे पद छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से भरे जाने थे, लेकिन विभाग ने बस्तर और सरगुजा में आउटसोर्सिंग से पद भरने के लिए बड़ा खेल खेला है। सबसे पहले भर्ती के आवेदन मूल निवासियों से मंगवाए गए, फिर भर्ती ये कहकर खारिज कर दी गई कि छत्तीसगढ़ की नर्सें दूर दराज के गांवों में नहीं जाना चाहती। इसके बाद एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्सिंग का ठेका दे दिया गया। एजेंसी ने अन्य राज्यों से नर्सों को लेकर यहां भर्ती करवा दिया। आउटसोर्सिंग से भर्ती की इस साजिश में एक और बड़ा खेल यह फूटा है कि विभाग ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को इस नौकरी के लिए किसी तरह के भत्ते या सुविधा का उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया। अर्थात जितना वेतन शहरी इलाकों के लिए तय किया गया, बस्तर सरगुजा में भी नर्सों को उतने ही वेतन में जाना था, जबकि उन्हीं पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती 30-30 हजार रुपए महीने के वेतन से कर दी गई। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए इसलिए अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गई ताकि भर्ती रद्द करनी पड़े और फिर आउटसोर्सिंग से यह काम प्राइवेट एजेंसी को सौंप दिया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में ठेका प्रथा की घोर निंदा करते हैं। शिक्षा में ठेकेदारी का कांग्रेस ने विरोध किया। शिक्षा में बाहर से लोगों को लाए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया। अब स्वास्थ्य विभाग में भी पिछले दरवाजे से आउटसोर्सिंग शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी, छत्तीसगढ़ के छात्र, छत्तीसगढ़ के युवक बाकी प्रदेश के लोगों से किसी भी मायने में कम नहीं है। उसके बावजूद अगर आउटसोर्सिंग में 12 साल सरकार चलाने के बाद बाहर से लोगों को लाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है और राज्य की सरकार की बहुत बड़ी खामी है। अमेरिका जैसे देश में आउटसोर्सिंग का विरोध होता है। कहा जाता है कि रोजगार के अवसर बाहर के देशों के लोगों को न मिले, काम बाहर के लोगों को आउटसोर्स न किए जाएं। छत्तीसगढ़ में भी अगर आउटसोर्स किया जा रहा है तो हम भी इसका विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पे इसका विरोध करेंगे। ठेकेदारी से सिर्फ एक बिचौलिया बीच में नहीं आता है, वो बिचौलिया खुद भी पैसे कमाता है, अन्य लोगों को भी पैसे बनवाता है। इसके साथ साथ जो एक दायित्व होता है सरकार का, पीएफ, पेंशन, इन सारे दायित्व से सरकार को छुटकारा मिल जाता है। अगर सरकार निरंतर अपने दायित्वों से बचना चाहेगी और हर विभाग में ठेकेदारी शुरू करना चाहेगी तो इसे राज्य की जनता और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजधानी रायपुर के नजदीक जोरा गांव में 26 से 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेला छत्तीसगढ़ 2015 का आयोजन किया जाएगा। मेले में किसानों को छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त फसलों के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई के व्यवहारिक शिक्षण प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में देश प्रदेश के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर यहाँ के किसानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों के साथ साथ खेती किसान से संबंधित संस्थाओं की भागीदारी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभागीय इंस्टॉलों के आसपास ही इन संस्थानों की प्रदर्शनी के इंस्टॉल भी लगाए जाए। मेला स्थल पर बनने वाले मंडपों में LED के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मेला स्थल पर छत्तीसगढ़ में खेती किसान और उससे जुड़ी गतिविधियों के सफल किसानों की सफलता की कहानियों के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। परिवहन मंत्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना नया रायपुर स्थित तेंदुआ ग्राम में किया जाएगा। परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हो जाने से विभागों में वाहन चालकों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार ऑटो रिक्शा, ट्रक, मेटाडोर, मिनी बस, बस सहित भारी वाहन चालकों को भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाएगा और तकनीकी कार्य मारुति सुजुकी इंडिया के माध्यम से कराया जाएगा। ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए मारुति सुजुकी इंडिया के साथ राज्य सरकार का MOU शीघ्र ही किया जाएगा।
एक का डबल का लालच देकर एक बार फिर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया गया है। माना इलाके के लोग एक एजेंट के झांसे में आकर अपनी मोटी रकम गंवा चुके हैं। 5 साल से महीने महीने पैसे लेकर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर गोपाल मंडल नामक एजेंट फरार हो गया। फरार एजेंट ने लेटर के जरिए बताया कि वो लाखों के कर्ज में डूब चुका है, इसलिए वो फरार हो गया, जो सुसाइड भी कर सकता है। आरोपी के इस लेटर के बाद एक पीड़ित माना थाने पहुंच रहे हैं। आरोपी बजाज एयरलाइंस और एचबीएल के नाम पर मोटी रकम पर हाथ साफ कर फरार हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज माना नगर पंचायत क्षेत्र से गोपाल मंडल खाता धारक, जिन्हों के माध्यम से प्रतिदिन 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के रोजाना कलेक्शन किया जाता था। 4 से 5 साल तक काम किए, यानी इसी बीच में आदान प्रदान किया करता था। तो 3 साल बाद उनके कर्मचारी अमित मंडल, जिसमें काम में रखे थे, वो आते थे पैसा कलेक्शन में। पैसा हम लोग भी उसको दिया करते थे। कितना रुपए लेकर फरार हो गया? हाँ, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ है। अब इसका जो कर्मचारी अमित मंडल, हम लोग अमित सरदार के पास हम उनको बुलाया, भाई तुम्हारा मालिक का है? ये बोले हम तो 2 महीने पहले काम छोड़ चुका हूँ। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NB न्यूज वर्ल्ड में।